हेलो फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस यानी इसरो। तो इसरो के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में अच्छे से जानेंगे और पढ़ेंगे कि यह इसरो क्या है। अभी एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चंस बन ही रहा है, क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं बता देता हूँ कि यह इसरो क्या है, यह किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए फिर इसको देखते हैं कि इसरो होता क्या है, इसरो क्या है। तो इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया। तो यहाँ पे 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था और उस समय के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई उसकी अध्यक्ष थे। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो उस वक्त भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था, तो उसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा देखा जाता है। तो यह जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था, तो यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत में कार्य करता है भारत सरकार की, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसका संचालन या इसको देखा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का ही पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का स्थापना किया गया। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को ही पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसरो कर दिया गया, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कर दिया गया। तो यहाँ पर जो डेट है वह डेट को अच्छे तरीके से याद करना है कि इसरो का जो स्थापना हुआ था वह 15 अगस्त 1969 को हुआ है और इससे पहले इसका नाम था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो इसी को यह चेंज करके इसरो कर दिया गया। तो यह दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा तब? तो इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु कर्नाटक में ही है, क्योंकि उसी को चेंज करके किया गया है और उसका मुख्यालय था बेंगलुरु कर्नाटक में। तो अभी इसका वर्तमान जो मुख्यालय है वह भी बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। आइए इसके बारे में और थोड़ी जानकारी देखते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका लोगो आप सभी देख सकते हैं और यह जो लोगो है उसको 2002 में अपनाया गया है। इसका जो लोगो था वह 2002 में अपनाया गया है, आप सभी देख सकते हैं इसके लोगो को। इसरो के वर्तमान चेयरमैन के सिवान हैं। तो यहाँ पर यह भी जानना है, करंट अफेयर्स में हो सकता है या तो फिर नियुक्तियाँ में पूछ सकता है कि इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो इसरो के वर्तमान चेयरमैन है के सिवान। तो के सिवान है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान चेयरमैन। इसरो के अंतर्गत में प्रक्षेपण स्थल यानी कि लॉन्चिंग स्टेशंस होते हैं। तो कौन कौन से लॉन्चिंग स्टेशन है इसको देखते हैं। तो पहला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं SDSC या फिर SHAR सार। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है और यह इसरो के अंतर्गत एक प्रमुख प्रक्षेपण स्थल है, यानी कि लॉन्चिंग स्टेशन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसको सार भी कहते हैं SHAR और यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। दूसरा है थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। ये नाम है थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, यानी कि TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इसका फुल फॉर्म है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। यह भूमध्य रेखा के बिल्कुल समीप में है, तो इस कारण से इसको भूमध्य रेखीय भी कहा गया है। तीसरा जो है वह है कुलशेखरपट्टनम और यह प्रस्तावित है, यह इसके ऊपर काम चल रहा है। तो कुलशेखरपट्टनम जो है वह भी इसरो के अंतर्गत में एक प्रक्षेपण स्थल है। इसरो के द्वारा आप देखते हैं, तो इसरो के द्वारा स्वदेश तकनीकी से निर्मित भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कि इसरो के द्वारा स्वदेश तकनीक से निर्मित भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, और यह गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था
तो आर्यभट्ट गणितज्ञ के नाम पर आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो भारत का पहला उपग्रह इसरो के द्वारा ही स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया था और इसका नाम था आर्यभट्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दूसरा है रोहिणी उपग्रह, पहला उपग्रह है जो पृथ्वी की कक्षा में 1980 में स्थापित किया गया और यह भारत द्वारा निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 के द्वारा किया गया था। तो रोहिणी उपग्रह भारत का पहला उपग्रह है जो पृथ्वी की कक्षा में 1980 में स्थापित किया गया था। तो ये जो है ईयर ईस्वी सन जो है 1980, इसको ध्यान रखना है। और इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वह प्रक्षेपण यान का नाम है SLV-3। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रखना है कि प्रक्षेपण यान SLV-3 और ईयर जो है वो 1980 ईयर रोहिणी उपग्रह को स्थापित किया गया था और ये काम इसरो के द्वारा हुआ था। यहाँ से क्वेश्चंस NTPC में लगातार पूछ रहे हैं, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इन सब के अलावा इसरो PSLV और GSLV जैसे प्रक्षेपण यान भी विकसित कर चुका है। तो PSLV और GSLV ये जो रॉकेट प्रक्षेपण यान है या फिर ये उपग्रह के प्रक्षेपण यान है, तो इनको भी यह विकसित कर चुका है। तो PSLV फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये चीज़ को भी जानना है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म है। GSLV का होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV का फुल फॉर्म। तो ये भी अंतरिक्ष के कामों में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है कि प्रक्षेपण यान होना ही चाहिए, तब जाकर के आप अंतरिक्ष में सफल हो सकते हैं। तो इस कारण से इनका भी विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को श्रीहरिकोटा के सार से 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C11 के जरिए कर चुका है और यह सफल रहा था। दोस्तों, इसरो के द्वारा बहुत अच्छे से काम हुआ है और उसमें से सफलता भी मिल चुकी है भारत को और इसरो को। तो यहाँ पर भारत का पहला चंद्र मिशन, चंद्रमा के लिए जो मिशन था वो उसका नाम है चंद्रयान-1। इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपण यान PSLV-C11 के जरिए लॉन्च किया जा चुका था और यह सफल रहा था। यह अपने मिशन पर कामयाब भी हो चुका है। तो यह इसरो की बहुत बड़ी सफलता है, बहुत गर्व की बात है। दूसरा में देखते हैं तो मंगल मिशन के लिए मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को PSLV-C25 के जरिए प्रक्षेपण किया गया, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया और यह पहले प्रयास में ही मंगल के कक्षा में प्रवेश करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और खुशी की बात है कि मंगल मिशन के लिए भारत ने मंगलयान को लॉन्च किया था इसरो के द्वारा और यह 5 नवंबर 2013 को PSLV-C25 नाम के प्रक्षेपण यान से इसका प्रक्षेपण किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। और ये ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश है कि एक ही बार में मंगल की कक्षा में अपना कोई सैटेलाइट को वह फिट कर दिया है और वह अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। तो यह बहुत बड़ी सफलता है इसरो और भारत के लिए। ये जो मंगल मिशन है उसको MOM यानी मोम भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मोम जो है वो किससे संबंधित है। तो यह है मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो यह मोम का फुल फॉर्म है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम से रिलेटेड है और यह मंगल मिशन से संबंधित है। इसके अलावा चंद्रयान-2 को लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ चंद्र मिशन के लिए रॉकेट GSLV Mark 3 M1 के जरिए 22 जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया, जो आंशिक रूप से सफल हुआ और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इसका प्रक्षेपण किया गया था। तो दोस्तों, चंद्रयान-2 को लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ ही चंद्र मिशन के लिए
रॉकेट GSLV मार्क 3 M1 के जरिए 22 जुलाई 2019 में प्रक्षेपण किया गया था और इसको सार यानी कि सतीश धवन से ही इसका भी प्रक्षेपण किया गया था। तो यहाँ यह चीज़ जो है चंद्रयान 2 वह आंशिक रूप से सफल हुआ, पूरी तरीके से सफल हुआ, लेकिन यह कुछ कुछ चीज़ों में सफलता पा गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसरो ने बहुत अच्छे से काम किया है, भारत का नाम भी ऊंचा हो गया है और साथ ही साथ में जितने भी उपग्रह हैं वह भी अपने काम को अच्छे और सही तरीके से कर रहे हैं। इन सब के अलावा अन्य देशों के रॉकेट प्रक्षेपण अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं और साथ ही साथ में उपग्रहों को भी अन्य देशों के छोड़े जाते हैं, वो भी इसरो सफलतापूर्वक कर चुका है। तो इसमें इसरो के साथ साथ में भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत सरकार की और भारत का भी तारीफ हो रहा है कि भारत भी इतने अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है अंतरिक्ष में भी। तो यहाँ से जितने भी मैंने चीज़ें बताई है उसमें डेट, जो प्रक्षेपण यान और ईयर, इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, ताकि हो सकता है कि NTPC के एग्जाम्स में आप लोगों को पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लगातार क्वेश्चंस बन ही रहा है। तो इस कारण से इन सारी चीज़ों को भी देखना बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वो भी आसानी से इसको बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।